हेलो स्टूडेंट, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस 24/7 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे, है ना। थ्योरी की बात की जाए तो आप थ्योरी की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी और थ्योरी का रिवीजन अच्छा चल रहा होगा और क्वेश्चंस जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे या फिर जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास होते हैं उनकी प्रैक्टिस भी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो बेटा आज देखिएगा आज के सामने क्या डिस्कस आपके सामने मैं आज क्या डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हो क्या लिखा है कि यूपी सीनेट हो, चाहे वो एम्स बीएससी हो, है ना, बीएससी नर्सिंग हो या फिर आपके पास पैरामेडिकल हो, तो इसकी आप प्रिपरेशन किस तरीके से कर पाएंगे। बेटा प्रिपरेशन आप किस तरीके से कर पाएंगे, है ना, कैसे पढ़ाई करनी है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरा जीरो से लेकर के डिस्कशन करेंगे किस तरीके चीज़ें आपके पास रहने वाली। ठीक है, तो बेटा बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। ठीक है, ओके, देखिए तो यहां पर आइएगा। तो जब हम लोग बात, सबसे पहली चीज जब भी हम लोग इस चीज की बात करते हैं कि कितना पढ़ें, तो कितना पढ़ें का मतलब क्या बेटा, जो आपके पास एक सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप सभी बच्चों को पढ़ाई करनी होती है, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें। फिलहाल हम लोग यहां पर बात करते हैं यूपी सीनेट की या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल एग्जाम को जो टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस को डिस्कशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर सिलेबस को आप किस तरीके से देखते हैं वो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो आइए बच्चों स्टेप बाय स्टेप एक बार देखते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री आपकी 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। एक आपके पास होती है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेटा, है ना। तो यहां पर आपके सामने क्या दे रखा है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री की, तो यहां पर कुछ नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके सामने दे रखे हैं जिन चैप्टर्स को हमें पढ़ना है और टाइमली पढ़ना है, रिवीजन करना है। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में हमेशा से एक बेस्ट बात ये बताता हूं कि आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती है इन चैप्टर्स को, क्योंकि एक बार आपने रिवाइज कर लिया, फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, तो बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस आप फिजिकल पोर्शन की कर पाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि बात करें आप इनऑर्गेनिक की या फिर ऑर्गेनिक की, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को ट्विस्ट नहीं किया जा सकता है, बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ऑर्गेनिक को तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, है ना। और इनऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं। अगर आप नीट पर भी देखेंगे ना, नीट के भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, पेपर को एनालिसिस करेंगे, पेपर को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका, तो वहां पर भी आप लोग ये देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस बात करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आपके रिपीटेड होते हैं बेटा, चाहे आप इनऑर्गेनिक की बात करें या फिर आप ऑर्गेनिक की बात करें। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाती है। वहीं फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा नहीं कि फिजिकल केमिस्ट्री के हर बार क्वेश्चंस को नया फॉर्म किया जाता है, नए तरीके से बनाया जाता है, ऐसा नहीं है, है ना। कहने का मेरा मतलब ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है, थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ता है कि क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करें, कम से कम समय में करें, कम से कम समय विद एक्यूरेसी के साथ। ऐसा नहीं है आप जल्दबाजी में कर रहे हो और आंसर भी आपका गलत आ गया, आपने टाइम भी दिया और आंसर भी गलत आ गया, तो फिर उस क्वेश्चन को करने कोई फायदा नहीं है बेटा, है ना। ठीक है, तो ऐसी गलती ना हो इसलिए आप लोगों को रिवाइज करना है प्रॉपर तरीके से। और फिजिकल केमिस्ट्री को रिवीजन या रिवाइज करने का सबसे बेस्ट मेथड आपके पास क्या रहने वाला है, यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, है ना। जितने क्वेश्चन संभव हो पाए बेटा उतने क्वेश्चन डेली टू डेली सॉल्व कीजिए, जो भी आपके पास बन पाए, है ना। फिलहाल मैं केमिस्ट्री का डिस्कशन कर रहा हूं, ऐसे फिजिक्स के भी टीचर्स आपको बताएंगे, बायोलॉजी के टीचर्स भी आपको बताएंगे, केमिस्ट्री पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग बात करें तो ये चैप्टर आपके पास पहला चैप्टर आ जाता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना। यानी कि केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, इस चैप्टर को आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, है ना। 11th का आपके पास पहला चैप्टर होता है जिसमें आप केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, वहां से कुछ फॉर्मुलेस निकल के आते हैं, उस पर डिस्कशन करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर जो आपके पास परमाणु संरचना होती है इसकी बात करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। ठीक है, फिर है आपके पास केमिकल थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी, रासायनिक ऊष्मागतिकी। फिर आपके पास आ जाता है बेटा विलियन है सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन व अपचयापचय अभिक्रियाएं, और केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी। ये कुछ चैप्टर आपके पास फिजिकल पोर्शन को कवर करते हैं बेटा। तो फिजिकल पोर्शन आपके पास ये हो गया, बस इतना ही पढ़ना है बेटा। और सबसे बेस्ट बात तो आप लोगों के लिए ये भी होनी चाहिए कि आप लोगों के लिए ये चैप्टर्स नए नहीं है बेटा। परेशानी प्रॉब्लम वहां आती है जब ये चैप्टर आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं। जब 10th से हम लोग 11th में आते हैं ना, तो सारी चीजें एकदम से नई हो जाती है, तो हम लोग हिल जाते हैं सिलेबस को देख के, इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे पढ़ाई होगी, किस तरीके से होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो आप उस चीज से तो आगे निकल चुके हैं, यानी कि आपके लिए चैप्टर्स जो है बेटा ये पुराने चैप्टर्स हैं, आपको बस एक बार देखना है तो चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगी। चाहे आपने कहीं भी पढ़ा हो, स्कूल में पढ़ा हो, कोचिंग में पढ़ा हो, तो सारी चीजें आपको पुरानी या नई नहीं लगेंगी, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मैंने पढ़ा है। जो कमी वहां रह गई होगी, देखिए
जो आपके एकेडमिक्स होते हैं, एकेडमिक्स में आपके पास क्या है, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर आपको पता चल जाता है बेटा इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वहाँ से क्वेश्चन, तो हम लोग उतना ही पढ़ लेते हैं। जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन का मतलब क्या है, प्रॉपर एनसीईआरटी का सिलेबस को फॉलो किया जाता है और लाइन बाय लाइन आपको चीज़ों को पढ़नी रहती है। चाहे हम नीट की बात करें, एम्स की बात करें, या किसी भी एग्जाम की बात करें जो केमिस्ट्री के रिलेटेड आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उसका जो बेसिक जो सिलेबस है, बेसिक जो बुक है आपके पास, वो एक ही बुक है, दैट इज एनसीईआरटी, है ना। क्लास 11th की अपडेटेड एनसीईआरटी आपको चाहिए और 12th की अपडेटेड एनसीईआरटी चाहिए, ठीक है। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को ही रीडिंग करनी, कोई और बुक को फॉलो नहीं करना है थ्योरी के लिए। एनसीईआरटी को जितना पढ़ेंगे, जितने बार पढ़ेंगे, उतने बार आपको नई नई चीजें, नए नए कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होते चले जाएंगे बेटा, ठीक है। तो उन्हीं में आपके पास ये चैप्टर्स दे रखे हैं, इनको प्रैक्टिस करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं भी ये बता रहा था कि जब भी हम लोग कंपटीशन की प्रैक्टिस करते हैं या कंपटीशन एग्जाम को फाइट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमें हर एक चीज को बारीकी से समझना पड़ता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कहां से किस लाइन से फ्रेम कर दिया जाए। लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन आपके फ्रेम हो जाते हैं, वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर एक लाइन को क्लियर करना है, थ्योरी को पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी को पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको आपके पास मैंने बता दिया कि भाई एनसीईआरटी, तो आप हर बार जब रिवीजन करें तो एनसीईआरटी बुक खोल के ही बैठे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एक बार रिवीजन किया, अच्छे तरीके से नोट्स को प्रिपेयर किया, 3-4 बार किया, नोट्स बना लिया आपने, तो जब आपके पास नोट्स बन जाएंगे तो वो आपके पास फाइनल चीजें हो गई बेटा। अब रिवीजन आपका सिर्फ और सिर्फ नोट से ही होना चाहिए, है ना। फिर एक टाइम ऐसा है जब आपके बहुत ज्यादा आप रिवीजन कर चुके होंगे, तो एक टाइम ऐसा आ जाए कि आपको बस एक बार पेज ऐसे देखने की जरूरत पड़ेगी, अच्छा हाँ ऐसा ऐसा हो गया, खत्म, डन, और ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। तो ये कुछ पोर्शन है जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है बेटा। आपके पास जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर लिखी है, ठीक है। बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। जो चीजें हैं, जो फैक्ट्स हैं, हो सकता है आपको इसमें थोड़ी समस्या आती हो कि सर जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस इन्वॉल्व होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर अकार्बनिक रसायन में। ऐसा नहीं है बेटा, एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि आपके लेवल पर, जिस लेवल पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग हर चीज को आपको नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा ब्रॉड माइंड चाहिए। आप ये कह लीजिए, माइंड तो नहीं कहेंगे, आप ये कह लीजिए कि आपकी पढ़ाई उस लेवल तक है तो उतना ही बताया जाता है। तो जब आपको किसी चीज की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी जा रही है, आपको कह दिया जा रहा है कि ऐसा होता है, तो वो आप लोग मान के चलते हैं एक्सेप्शन बेटा। एक्सेप्शन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। साइंस है, साइंस का मतलब एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट जब होंगे, एक्सपेरिमेंट पर आधारित चीजें ही आपके सामने निकलेंगी, कुछ कैलकुलेशंस होंगी, कुछ गणना होंगी, कुछ परिकलन किया जाएगा, उसके अनुसार ही चीजें आपके सामने आएंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आइए इसके कुछ चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। तो आपके पास पहला चैप्टर क्या लिखा है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तता किस तरीके से आपके पास होता है। चैप्टर 3 है क्लास 11th का। यहाँ से बेसिक्स हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि पीरियोडिक टेबल किस तरीके से बनी, कौन कौन साइंटिस्ट आए, कौन मैडम, फिर लास्ट में आपके पास लेटेस्ट जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है, उनमें ट्रेंड्स क्या होते हैं, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनेशन एंथैल्पी, है ना। ये सारी चीजें आपको डिस्कस वहां पर करनी, जो भी ट्रेंड फॉलो होता है उसको डिस्कस करना होता है। फिर बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। भाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स रहने वाले, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका मेटलिक करेक्टर क्या होता है, उनका एसिडिक करेक्टर क्या होता है ना। बात कर लीजिए उनके ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, कहाँ थर्मल स्टेबिलिटी कैसी होती है, हर एक चीज को आपको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ता है। अब तो आप ये मान के चलिए कि बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है ना। कोविड के बाद से बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, विन विन सिचुएशन वाली बात हो गई है ना। क्योंकि देखो एस ब्लॉक हटा दिया गया, पी ब्लॉक तो आपके पास एस ब्लॉक हटा दिया गया, हाइड्रोजन हटा दिया गया, बहुत सारी चीजों को एलिमिनेट किया गया, तो वहां से भी क्वेश्चन के चांसेस आपके पास जो बनते थे वो थोड़े से रिड्यूस हो गए, ठीक है। आपको बस लिमिटेड पढ़ना है, बस प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, फिर उप सह संयोजन यौगिक आपके पास हो जाएगा, ठीक है। ये बात सही बच्चों को समझ में आई है बेटा या फिर नहीं, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये बातें यहां तक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर जरूर हो गई होंगी, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिससे अधिकांश बच्चों को या मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को डर लगता है कि इसमें क्या याद करें, कैसे याद करें, कितनी रिएक्शन है, कितनी नेम रिएक्शन है, कितनी IUPAC नेमिंग है ना। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस आपके पास हो जाएगा, है ना, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आपके पास आ जाते हैं, है ना, जो मध्यवर्ती जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सारी चीजें आपके पास रहने वाली हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैंने आपको क्या बताया, एनसीईआरटी पर फोकस रहना है और किसी एक टीचर को फॉलो करना है। जिससे भी आप पढ़ना चाहें उसके लिए आप फ्री है, इंडिपेंडेंट है। आप जिससे भी पढ़ते हैं एक टीचर को फॉलो कीजिए। ज्यादा मल्टीपल टीचर्स पर जाएंगे तो सबका तरीका अलग होता है, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, फिर आप ये मान के चलिए रिजल्ट आपका नहीं आने वाला है। फॉलो करना है, किसी एक बुक को फॉलो करना है, किसी एक टीचर को फॉलो करना है और उसमें पूरा जुट जाना है, कंसिस्टेंट रहना है। डेली आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना ही पड़ेगा। भले ही आप कभी कभार हो जाता है कि टाइम नहीं हो पा रहा है, तो कभी आप 2 घंटे हो जाए, 3 घंटे हो जाए, बट आपको जीरो नहीं करना है उस स्टडी आवर्स को, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे
तो पहली चीज आपके पास क्या, प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि प्योरिफिकेशन किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से पहचान करते हैं हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि बेसिकली यहां पर आपको टेस्ट के बारे में पढ़ना है, जो भी टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट आपके पास सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको जीओसी के बारे में सिखाया जाता है, जिसको हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन भी बोलते हैं, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे कि भाई हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कौन कौन से इफेक्ट काम करते हैं, रिएक्शन कैसे प्रोसीड होने वाली, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, सारी चीजें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना। अगला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस, हैलोजेंस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, यानी कि यहां बात की गई हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स की, जो कि क्लास 12 का आपके पास चैप्टर है। अगला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हो गए, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, है ना, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, ये सारी चीजें, कार्बोक्सिलिक हो गया, ये सारी चीजें। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, भाई नाइट्रोजन कंटेन करने वाले कौन से होंगे, एमीन्स होंगे, जो आपके पास सेकंड लास्ट चैप्टर होता है। फिर आपके इस बायोमोलिक्यूल्स है, देन आपके पास आ जाता है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जो आपके पास प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं ना, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स लैब में किए जाते हैं, तो उससे आधारित जो भी आपके पास प्रिंसिपल होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वो सभी हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। तो इस तरीके से आप लोग देखिएगा किस तरीके से हमारे पास ये वास्ट सिलेबस है। सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, क्यों वास्ट नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए चीजें ये नई नहीं है बेटा, सारी चीजें पुरानी है, सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा से एक बार पढ़ने की नीड है, एक तरीके से आपको रिवीजन करना है। लेकिन अब की बार जो रिवीजन होगा वो पूरा जीरो से होगा, यानी कि हर एक बच्चे को सिखा के बताया जाएगा भाई, कि मान के चला जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं या कोई और टीचर पढ़ा रहा है, तो वो ये मान के पढ़ाएगा कि आपको कुछ नहीं आता है, आप जीरो है, नॉलेज आपकी जीरो है, जो पुराना आपने पढ़ा है सब भूल जाइए, वो जीरो है। यानी कि अब आप नए सिरे से जब आप सीखेंगे तो एक नई नींव डेवलप होगी, एक नया बेस, नया फाउंडेशन तैयार होगा, जिसके बेसिस पर आप लोग की चीजें धीरे धीरे बनती चली आएंगी। बस देखिए, सभी चीज का एक ही आधार है कि आपको ईमानदारी से पढ़ना है, लेक्चर को टाइमली अटेंड करना है, जो भी टीचर बताते हैं वो करना है, थ्योरी को रीड करना पड़े थ्योरी को रीड करना है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, सारी चीजें आपके हाथ में है बेटा, सारी चीजें आपके हाथ में है, ठीक है। तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस आपके सामने ये लिखा हुआ है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस आपके सामने ये लिखा है बेटा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस आपके सामने ये लिखा है। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ कुल कितने चैप्टर्स आपके पास हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। यानी कि अगर हम लोग यहां पर देखना चाहें तो ओवरऑल मिला के टोटल बात करेंगे, टोटल आपके पास बेटा कितने चैप्टर्स हो जाते हैं, 20 चैप्टर्स हो जाते हैं बेटा। कितने चैप्टर हैं, 20 चैप्टर्स हैं, जिसमें अगर हम लोग देखें तो फिजिकल की बात करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहां पर देखिएगा कितने चैप्टर्स आपके पास है फिजिकल केमिस्ट्री के, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 चैप्टर यहां पर हो गए, ठीक है। तो देखिएगा 8 चैप्टर्स इसके हैं, 8 चैप्टर्स। देन इनऑर्गेनिक की बात करेंगे बेटा, फोर चैप्टर आपके पास इसके हैं। और बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें आपके पास कितने चैप्टर हो जाएंगे बेटा, 8 चैप्टर्स यहां पर हैं, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री भी है, देखो इनऑर्गेनिक को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत कम चैप्टर्स हैं, लिमिटेड चैप्टर, इतना ही रीड करना है, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। फिजिकल में क्या है, नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बनाए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा सारा एक्सपेरिमेंट आप ही के साथ किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री हो गई है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास हो गई। अब कितना टाइम आपको देना है वो भी इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम आप लोग देंगे। मान लीजिए कोई भी कोचिंग को आप ज्वाइन करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कम से कम आपका मान के चलिए 4 घंटे मान लेते, चाहे 4 से 5 घंटे मान लीजिए, 5 घंटे आपके अगर इंगेज हो रहे हैं वहां पर, तो अब आपको उसके अलावा अपना टाइम बनाना पड़ेगा, उसके अतिरिक्त आपको समय निकालना पड़ेगा, कम से कम नहीं तो 1 घंटा तो आपको पर सब्जेक्ट को देना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी आपके कुछ मेन सब्जेक्ट्स हो जाते हैं जिन पर आपको फोकस करना है। और अगर आप लोग स्टेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जैसे यूपीसी नेट हो गया, RUHS हो गया, BCEC हो गया, MPPNST हो गया, है ना, इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तब तो बात ठीक है, आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जब इनको टारगेट करें तो अपना टारगेट हमेशा एक बड़ा टारगेट जरूर रखिए, क्योंकि जब आप तैयारी बड़े लेवल की करेंगे तो ये छोटे एग्जाम से जरूर क्लियर हो ही जाएंगे। छोटे एग्जाम से मेरा मतलब क्या है कि यहां पर लेवल ऑफ क्वेश्चन आपका थोड़ा सिंपल रहता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। यानी कि अगर आप नीट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, नीट लेवल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारी चीजें जान रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो
अगर आप वो प्रिपरेशन करेंगे, मान लीजिए उसका आपने 80% भी कंप्लीट कर लिया है, तो आप ये मान के चलिएगा यूपीसी नेट या एम्स जैसे एग्जाम को तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं बेटा, इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसलिए अपनी प्रिपरेशन को, अपने आप को हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको ये ना फील हो कि भाई रिलैक्सेशन में हम पढ़ रहे हैं तो ये एग्जाम तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता बेटा, कंपटीशन हर जगह पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, क्या पता कोई 10 घंटे पढ़ रहा हो, कोई 12 घंटे पढ़ रहा हो, है ना। तो बच्चों के पास मौका है, आपके पास मौका है, तो बस आपको क्या करना है, मौके को ग्रैब करना है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, अपनी तैयारी में जुट जाना है। जैसा आप पढ़ पाते हैं वैसा पढ़िए, डेली पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए, लगातार बने रहेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे बेटा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ये बात मान के चलिएगा। तो सारी चीजें आपके पास होने वाली है। कम से कम एटलीस्ट मैंने आपको क्या बताया कि पर सब्जेक्ट आपको 1-1 घंटा तो देना ही देना है। प्रैक्टिस आप जितनी कर पाए उतना कम है, जितनी प्रैक्टिस कर पाए उतना कम है। सेल्फ स्टडी इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सेल्फ स्टडी आपको जरूर करनी है बेटा, है ना। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई कोचिंग में पढ़ लिया, अच्छी कोचिंग है, मान लो नाम है उसका, मैंने पढ़ लिया, अब तो मेरा सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा। कोई कोचिंग ये गारंटी नहीं कर सकता है कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। बस वो इतनी गारंटी कर सकता है, उसके पास टीचर्स हैं, टीचर्स ये गारंटी ले सकते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, बच्चा अगर उतना पढ़ेगा, उतना रिवीजन करेगा, तब सब कुछ हो सकता है। लेकिन उसमें क्या इन्वॉल्व है, बच्चे का खुद का रिवीजन, यानी कि खुद के सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी को आपको नहीं भूलना है बेटा। अब देखिए, ये सबके लिए अलग अलग पार्ट हो सकते हैं। मैंने भले ही बता दिया कि 1-1 घंटे आपको देना है, ये सब्जेक्टिव टर्म है। सब्जेक्टिव का मतलब ये हो गया कि हर एक बच्चे का टाइम अलग है, हर एक बच्चे का समझने की क्षमता अलग है, हर एक बच्चे की कैपेसिटी अलग है। कोई 2 घंटे बैठ पाता है, कोई 3 घंटे बैठ पाता है, कोई 10 घंटे बैठ पाता है, ठीक है। सबकी लर्निंग कैपेसिटी अलग है। किसी को 1 घंटे में चीज समझ में आई, किसी को हो सकता है वही चीज 1.5 घंटे में आए, किसी को 2 घंटे में आए, किसी को 3 घंटे में, लेकिन आएगी जरूर। मेन चीज क्या है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है ना, कंसिस्टेंट रहना है बेटा, लगे रहना है, बने रहना है। ये बात बताइए, निरंतर लगे रहना है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन आपको लगे रहना है, ठीक है। बात समझ में आई? इतनी बात सभी को क्लियर हो गई बेटा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर आप यूपीसी नेट या फिर स्टेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एम्स को टारगेट कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग की बात कीजिए या पैरामेडिकल की बात कीजिए, सबसे पहली चीज, 2 बातें आपके सामने आती है। पहले कितना पढ़ना है, तो कितना पढ़ना तो मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग को सिलेबस को टारगेट करना है, जो भी सिलेबस है उस पर फोकस रहना है, इधर उधर नहीं जाना है। दूसरी चीज, कैसे पढ़ें, तो कैसे पढ़ने का मतलब क्या है कि आप लोग पहले किसी भी, जिसको भी आप लेना चाहते हैं, आप कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं, कोर्स परचेस कीजिए। वो जरूरी इसलिए ताकि आपको एक दिशा मिल पाए, एक डायरेक्शन मिल पाए कि आप किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, है ना, किस दिशा में आपको जाना है, कैसे जाना है। सभी टीचर्स आपके साथ रहेंगे, लगे रहेंगे, तो वो आपको बताते रहेंगे कि भाई अब ये पढ़िए, अब ये पढ़िए, इस तरीके से पढ़ते चलिए, मेरे साथ चलते चलेंगे। तो एक तरीके से एक जब सपोर्ट रहता है, जब हाथ रहता है टीचर्स का, तो बहुत अच्छी चीज रहती है ना। गाइडेंस तो होनी चाहिए, मेंटरशिप बहुत जरूरी है बेटा, मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। कैसे पढ़ेंगे मैंने आपको बता दिया है। जो भी जितना आपका समय निकल पाता हो, है ना, टाइमिंग की बात नहीं है, ये कुछ वाली बात नहीं है, ड्यूटी नहीं है कि आपको 8 घंटे करनी है तो करनी ही है। 8 घंटे हो गया, किताब कॉपी बंद करके साइड में रख दिया, ऐसा नहीं है। आपको टारगेट बनाना पड़ेगा जुनून अगर आपके पास है, ड्रीम कॉलेज में जाना है ना, नाम रोशन करना है माता पिता का, टीचर्स का, तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका खुद का, अगर आप खुद से ही चाहते हैं कि मुझे जाना है, नहीं मुझे अपना भविष्य बनाना है, कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, तो करना पड़ेगा बेटा। इतना स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, सभी को स्ट्रगल करना पड़ेगा। बस वही है, जो कर जाएगा वो बन जाएगा, जो नहीं करेगा वो रुक जाएगा। अब देखिए, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये कोर्स आपको ये कुछ टीचर्स डे के स्पेशल मौके पर, टीचर्स डे के स्पेशल मौके पर आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है बेटा, है ना। तो टीचर्स डे स्पेशल क्या लिखा है बेटा, 3 टाइम्स योर प्रेप पावर, यानी कि 3 टाइम्स आपकी वैलिडिटी होने वाली, 80% फ्लैट ऑफ मिलेगा, रिटर्न गिफ्ट मिलेंगे टीचर से, जो भी चीज़ें। अगर आप प्रतिज्ञा बैच की प्लानिंग कर रहे हैं तो यूपीसी नेट जो आपके पास 4.0 करके बैच लॉन्च हुआ है, कल ही लॉन्च हुआ है आपका, है ना, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बात करते हैं कूपन कोड की। अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, कूपन कोड अप्लाई करेंगे। इस ऐप को, इस कोर्स को कैसे परचेज कर पाएंगे, अडर 24/7 की ऐप को आपको डाउनलोड करना है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। सेम आपका एम्स बैच के साथ भी निरोग 2.0 के नाम से बैच आपका लॉन्च हो रहा है 10 तारीख से। 10 तारीख से स्टार्ट हो जाए बेटा। ये 3 टाइम्स वैलिडिटी यहाँ पर भी रहने वाली है। बाकी सारे पर्क्स जो पहले मिल रहे थे अभी मिलेंगे। और कूपन कोड क्या अप्लाई करना है बेटा, Y932 यहां पर कूपन कोड आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि मैं बार बार कोर्स को परचेस करूं, बार बार कोर्स की फी पे करूं, कि मुझे यूपी की तैयारी करनी है, बिहार की तैयारी करनी है, राजस्थान करनी है, मध्य प्रदेश करनी है, बंगाल करनी है, कहीं की भी करनी है। तो आपको क्या करना है बेटा, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक पास बनाया गया है, यानी कि ये आपके पास एक तरीके से पास है। तो नर्सिंग एंट्रेंस महापैक आपके पास है, यानी कि अगर आप इस पैक को परचेज करते हैं, जितना भी आपका प्राइस होगा, जो भी परचेज आप करेंगे, तो इसको परचेस करने के साथ ही साथ आप हर एक कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे, चाहे यूपीसी नेट का हो, बीसीसी का हो, एमपीपीएनएसटी का हो, आरयूएचएस का हो, जो भी बैच हो आप यहां पर इजीली परचेस कर सकते हैं। बस आपको एक पैक लेना होगा। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए पैक बनाया गया जो
सभी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप सभी के लिए एलिजिबल हैं बेटा, सभी के लिए एलिजिबल अगर आप हैं, तो आप किसी एक एग्जाम पर फोकस रहिए। आप यूपी को टारगेट कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन बिहार का भी अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, एमपी का दे सकते हैं दीजिए, राजस्थान का दीजिए। तो आपको सभी एग्जाम को देना है। तो इससे क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। तो Y932 उसमें भी कोड आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। बात समझ में आई? ये सारी चीजें आपके सामने डिटेल्स दे रखी हैं। और आप लोग अगर अपडेट रहना चाहते हैं, मैं तो चाहूंगा कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस QR कोड को स्कैन जैसे ही आप करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। ये टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री का है, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उसका है ना। तो जैसे ही आप इसको ज्वाइन करेंगे, PDF जो भी आपके पास यूट्यूब का सेशंस रहते हैं, सारी चीज सबका अपडेट आपको वहाँ मिल जाएगा। जो भी आपके पास PDF नोट्स होते हैं सब टाइमली शेयर होते हैं, ताकि आप एक्सेस कर पाएं इसको। अगर आप ऐसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं बाई स्कैनिंग दिस QR कोड और बाई क्लिकिंग द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ओपन करेंगे तो वहां पर मेरा नाम लिखा होगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे बेटा, तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, जिससे कि आप अपडेटेड रहेंगे। और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी सब्जेक्ट का आपका अलग अलग चैनल होता है, तो आप उससे अपडेटेड रहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आई होप बेटा कि मैं यहां पर जितनी चीजें हैं आपको सही तरीके से समझा पाया होगा, है ना। किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है सिलेबस से रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग जो भी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। एंड ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई, सारी चीजें मैंने सही तरीके से समझाई। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रहता है तो आप ओपन है कमेंट करने के लिए। चैट बॉक्स में आइए, बताइए, कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे वो समझ में नहीं है। सारी चीजें आपका, हर चीज का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, गुड बाय बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग।